औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जूम समरी। आज की जूम समरी में मैं आपको ग्रेड 9 की फिज़िक्स की बुक में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी मैं समरी आपको दे रहा हूँ। ये बुक में पेज 73 पर ये टॉपिक है। नोट्स में हमारे पास क्वेश्चन है जी, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से किस तरह प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, सिस्टम दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग एंड इन विच टोटल एनर्जी एंड मास स्टे द सेम और कांस्टेंट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जो जिनके पार्टिकल्स का या बॉडीज़ का आपस में इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर जो असर है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस सिस्टम को बेटा हम जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल अगर हम लें बेटा तो हमारे पास एक ये देखें डायग्रामेटिकली आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है। अब इन पार्टिकल्स का आपस में भी कोलिजन एक दूसरे के ऊपर टकराव है, ये जो वाल्स इनके साथ भी टकराव है, तो आपस में जो इनका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को ये क्या करते हैं जी, इनका जो असर इनके ऊपर ये ज़ीरो है, तो इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस लॉ स्टेट दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में बेटा ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स का जो रिजल्ट होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए इंटरनल जो मोमेंटम है पार्टिकल्स का वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। If there is no external force in an oscillating system, the initial momentum of the system, that is Pi, will be equal to the final momentum Pf of the system. ठीक। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। F इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक बेटा, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो उसका मोमेंटम चेंज करेगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो अगर हम F की वैल्यू ज़ीरो डालें आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो ज़ीरो लगने के बाद डेल्टा टी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, आपके पास मिलेगा बेटा डेल पी इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल पी का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, शिफ्टिंग करें बेटा तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये जो आखिर में जो रिलेशन हमारे पास आई है, ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो है ना मैथमेटिकली फॉर्म है। अब दो बॉडीज़ की इंटरेक्शन में लूँगा, ये तो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की एक एग्जांपल थी कि इनसाइड द सिलेंडर हमने गैस मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ली है। अब नेक्स्ट मेरे पास मैं क्या करूँगा बेटा, दो बॉडीज़ की मैं लूँगा जी एग्जांपल। उसमें फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो m1 है, दूसरी बॉडी का जो मास है वो m2 है। ये डायग्रामेटिकली आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ अ बॉडी हैविंग मास m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड दिस इज़ अ बॉडी हैविंग मास m2 मूविंग विद द वेलोसिटी u2 बिफोर द कोलिजन। टकराने के बाद जब ये दोनों टकराते हैं बेटा, हेड टू हेड कोलिजन हो जाती है, तो इनकी जो वेलोसिटी m1 की वो v1 हो जाती है और जो m2 की वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा क्या कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज़ बिफोर द कोलिजन m1 फर्स्ट बॉडी का मास u1 उसकी वेलोसिटी, m2 सेकंड बॉडी का मास u2 उसी की वेलोसिटी लेकिन बिफोर द कोलिजन, एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन pf फाइनल मोमेंटम, m1 फर्स्ट बॉडी का मास v1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है लेकिन आफ्टर द कोलिजन है, टकराने के बाद। ठीक बेटा, m2 सेकंड बॉडी का मास और v2 हमारे पास जो है ना इसकी वेलोसिटी है लेकिन आफ्टर द कोलिजन। अब दोनों को मैंने इक्वलिटी में लाना है, तो मैं क्या करूँगा जी, न्यूटन थर्ड लॉ की जो है ना हम यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर बॉडी ए ने बॉडी बी को यहाँ पे हिट किया है, अगर बॉडी ए ने, लेट सपोज ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, तो m1 मास m2 मास को हिट करता है तो ये इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगाता है। अब रिएक्शन में क्या करेगा जी, m2 भी m1 के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो हियर एफ ए बी द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी विल बी इक्वल टू द एफ बी ए द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। ओके, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट बेटा आ जाता है। देखिए, बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी बी, सो द एवरेज नेट फोर्स विल बी दिस वन एंड नाउ हियर एज वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम। अब बॉडी ए ने अगर बॉडी बी को हिट किया तो बेटा मोमेंटम बॉडी बी का चेंज हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम जो बॉडी बी है वो ये है। ये देखें, उसके बाद फिर हमारे पास ये मैंने पुट किया जी किस में, इक्वेशन 2 में ये सारी चीज़ें मैंने पुट की। नेक्स्ट आप फिर ये देखें कि अगर बॉडी ए ने बॉडी बी को हिट किया है तो बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में है। ठीक है जी। तो एफ रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। अब यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स की वजह से वो बॉडी ए का हो रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि बॉडी ए ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई की है, बॉडी बी ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई की है बॉडी ए के ऊपर। ठीक, सो हियर वी गेट अ डेल पी चेंज इन मोमेंटम m1 v1 माइनस m2। दोनों को आप क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ, ये वाली
इसके मुताबिक बेटा मैं दोनों को क्या करूँगा जी, इक्वलिटी में ले लूँगा। आफ्टर दी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कि शिफ्टिंग से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ये आ जाएगा जी m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। m1 फर्स्ट बॉडी का मास, v1 उसकी वेलोसिटी है लेकिन बिफोर द आफ्टर द कोलिजन। m2 सेकंड बॉडी का मास है और v2 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है लेकिन आफ्टर द कोलिजन। मतलब है कि दिस इज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन एंड दिस इज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन। तो फाइनली Pf equal to Pi, this is the derivation for the isolated system. So from this we can conclude that for an isolated system the total momentum of the particle inside the system remains constant. बेटा ये थी आज की आप जूम जो है ना समरी आपके लिए मैंने पेश की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट समरी और फ्रेश समरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।